हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे जितने भी आपकी पोइट्री हैं उन सबको एक ही साथ कंपाइल कर दूँ। जैसे मैंने पहले वीडियोस में क्या किया है, जितना पॉसिबल होता है मैं उतने क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बट अभी यहाँ पे क्या है कि मैं आज संडे है तो आज मैं ट्राई करूँगी कि मैं जितनी भी पोइट्री हैं उन सबको एक साथ ही कंपाइल कर दूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ जो एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन होते हैं आपके, है ना, जिसमें आपको 4 या 5 लाइन आपकी पोएम की दे दी जाएंगी एंड देन आपको उसमें नीचे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देन यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। तो उस तरह से हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, पहला वाला जो आपका चैप्टर है, मतलब पोइट्री है, ये आपकी डस्ट ऑफ स्नो। तो इसमें आपका फर्स्ट स्टैंजा है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो आपको ये पोएम पढ़ते ही समझ में आ जाएगी कि ये जो पोएम है वो किसकी है। ये पोएम जो है मतलब वो कौन सी है, ये डस्ट ऑफ स्नो की है। और इसके जो राइटर हैं वो कौन है, इसके जो राइटर हैं, इसके जो पोएट हैं वो हैं आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नेम द पोएम एंड पोएट। तो पोएम और पोएट का नाम आपसे पूछ लिया। जितने भी आपकी पोएम्स हैं उन सब में आपको क्या करना है, सबका राइटर का नाम और सबकी जो पोएम का नाम है वो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो पोएम का नाम है, पोएम का नाम हो गया आपका डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ पे आपको दे दिया है पोएम का नाम क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। और आपका जो यहाँ पे जो राइटर है, इसके जो पोएट हैं वो कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो जब ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बस ऐसे ही लिख देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पोएम का नाम लिखा, कॉमा लगाया, कुछ इस तरह से किया, मतलब एक पर्टिकुलर एक जो सीक्वेंस होना चाहिए उस तरह से नहीं लिखते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, द नेम ऑफ द पोएम इज़, ये जो भी आपका नाम आएगा, डस्ट ऑफ स्नो, एंड द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, या जिस तरह से यहाँ पे लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कैसे भी आप इसको आंसर में लिख सकते हैं, बट सही होना चाहिए। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द क्रो। तो क्रो कहाँ पे था, तो अभी हमने एक्सट्रैक्ट में पढ़ा कि क्रो कहाँ पे बैठा हुआ था। क्रो एक हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था। हेमलॉक क्या है, आपका एक पॉइजनस प्लांट है, आपका ट्री है, तो उसके ऊपर बैठा हुआ था। व्हाट डज अ हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट। तो हेमलॉक ट्री जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, देखो आपका जो हेमलॉक ट्री है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन रह गया आपका यहाँ पे, वे व्हाट डिड द क्रो डू। तो क्रो जो है वो क्या कर रहा था वहाँ पे, है ना, क्या किया उसने। तो क्रो जो है, जब वो पेड़ ऐसे स्टिल था, बिल्कुल उस पर कोई बर्ड नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो बिल्कुल स्टिल था, है ना। लेकिन जैसे उस पर वो क्रो आके बैठ जाता है तो उस पर जो डस्ट पड़ी हुई है ना, उस पर जो है किस चीज़ की डस्ट है, स्नो की जो डस्ट पड़ी हुई है उस पर, वो क्या होने लगी, वो पोएट नीचे बैठे हुए थे ट्री के, तो उनके ऊपर जो है वो गिरने लगी यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज अ हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट। तो हेमलॉक ट्री जो है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि हेमलॉक ट्री जो है आपका एक पॉइजनस ट्री है और इसको ऑस्पिशियस नहीं माना जाता। ऑस्पिशियस मतलब कि जिसको हम बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत लकी समझते हैं, शुभ समझते हैं, तो इसको ऐसा नहीं माना जाता। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे सौरों को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट आपका एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं यहाँ पे, हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे वो दूसरा आपको एक्सट्रैक्ट दे दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे शायद आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाए, क्योंकि उसमें तो क्रो था, हेमलॉक था, तो आप आसानी से समझ गए। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा, अगर आपने पढ़ी होगी पोएम ध्यान से, तो यू विल आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कौन सा जो है आपका एक्सट्रैक्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, हु इज़ आई इन दीज लाइन्स। तो यहाँ पे आई जो है वो किसके लिए यूज़ किया, देखो यहाँ पे, हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। तो ये हमें पोएम कौन सुना रहा है, नैरेटर, यानी कि जो पोएट है वही तो हमें बता रहे हैं यहाँ पे। तो आई जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे, आई यूज़ हुआ है यहाँ पे पोएट के लिए, अपने खुद के लिए। व्हाट चेंज द मूड ऑफ द पोएट। पोएट का मूड जो है वो किस चीज़ ने बदल दिया, क्या चीज़ ऐसी हुई कि जिससे उसका मूड बदल गया। तो देखो, जब वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो उनका मूड बहुत सैड था, है ना। लेकिन जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरती है तो उनका मूड जो है वो बदल जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डस्ट ऑफ स्नो के गिरने की वजह से पोएट जो है उनका मूड क्या हो जाता है, बदल जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द पोएट डिसाइड। अब पोएट क्या डिसाइड करते हैं बाद में, तो पोएट ये डिसाइड करते हैं कि वो बहुत सैड थे पहले, है ना। तो वो क्या कहते हैं, जैसे वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरी तो उन्होंने कहा है कि मैंने इतना टाइम तो अपना वेस्ट कर दिया है, लेकिन जो बचा हुआ दिन है मेरे पास, जो बचा हुआ टाइम है, मैं उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पे, है ना। और वो कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मतलब रिग्रेट नहीं करूँगा इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी, अब कि जिस चीज़ को लेकर मैं परेशान हो रहा था, ठीक है, उसको मैं अब और ज़्यादा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा यहाँ पे। जितना मैं वेस्ट कर सकता था उतना मैंने कर दिया। यहाँ पे र्यूड का मतलब क्या होता है, र्यूड का मतलब है यहाँ पे रिग्रेट करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका, ओके, ये वाला देख लीजिए एक बार यहाँ पे, सो दैट देयर इज़ नो हार्म
रेस्ट ऑफ द डे सो दैट देर इज़ नो हार्म और सॉरो फॉर हिम। तो वो कह रहे हैं कि कुछ नुकसान तो हुआ नहीं है, कोई ऐसी दुख की बात नहीं है, तो वो कहते हैं अपना जो बचा हुआ दिन है मैं उसको अच्छे से स्पेंड करूँगा अब यहाँ पर। नेक्स्ट है पोएट का मूड बिफोर एंड आफ्टर द इंसिडेंट। बिफोर मतलब कि जब वो हेमलॉक ट्री के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और जब तक क्रो उस पे आके नहीं बैठा हुआ था, उसके पहले और बाद में दोनों में डिफरेंस क्या आया, दोनों इंसिडेंट के बाद में क्या डिफरेंस आया उनके मूड में। एंड योर आंसर इज पोएट वॉज इन अ डिप्रेसिव मूड। तो पोएट पहले कैसे थे, पोएट बहुत डिप्रेस्ड मूड में थे, बहुत सैड थे, है ना। और ये इंसिडेंट के पहले की बात है, बट जब वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिर जाती है तो उनका जो मूड है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो एन्जॉयबल मूड में बिल्कुल आ जाते हैं, यानी कि हैप्पी मूड में आपका आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये वाले एक्सट्रैक्ट हमारे हुए। आप करते हैं सेकंड वाले। यहाँ से हमारा जो सेकंड आपकी पोइट्री है वो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फायर एंड आइस। ठीक है, इसका स्टैंजा पढ़ते हैं। देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो इस पोएम में क्या बताया, इस पोएम में दो कंडीशंस बता दी हैं आपको, है ना, फायर और आइस दोनों की वजह से, और दोनों का एक रीज़न यहाँ पे बताया गया है कि उनको क्यों लगता है कि जो दुनिया है वो एक टाइम पे आके जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, है ना, बिल्कुल एंड हो जाएगा दुनिया का, चाहे फायर की वजह से चाहे आपका आइस की वजह से। ठीक है, दोनों ऑपोजिट हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी यहाँ पे बताया है कि दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस इन द सेंस कि कैसे वो वर्ल्ड को जो है आपका डिस्ट्रॉय करने की पावर रखती हैं खुद में। तो ये जो आपका पोएम है आपकी, ये है आपकी फायर एंड आइस से। तो ये जो आपकी पोएम है वो फायर एंड आइस से ली गई है, और इसके जो आपके राइटर हैं वो कौन है, इसके राइटर भी आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं। देखते हैं यहाँ पे नेम द पोएम एंड द पोएट। तो सेम क्वेश्चन है, पोएम और पोएट का नाम आपको याद होना चाहिए। तो ये जो लाइन्स आपकी कहाँ से ली हैं, फायर एंड आइस से ली गई हैं, और किसने इसको कंपोज किया है, इसको इट इज़ कंपोज बाय, इट वॉज कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट आर द टू डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। डिस्ट्रक्टिव मतलब डिस्ट्रॉय करने वाली। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी फोर्स हैं जो डिस्ट्रॉय कर रही हैं किसी चीज़ को। तो यहाँ पे दो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस के बारे में बात की गई है, पहली है यहाँ पे फायर और दूसरी है यहाँ पे आइस। दोनों के बारे में बताया गया है कैसे कि हमारा जो वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा फायर की वजह से या फिर हमारा आइस की वजह से। नेक्स्ट है व्हाट डू दे स्टैंड फॉर। तो दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा फायर जो है यहाँ पे वो डिज़ायर के लिए, डिज़ायर को शो कर रहा है, और यहाँ पे जो आपकी आइस है वो किसको शो कर रही है, हेट्रेड को शो कर रही है यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमारे डिज़ायर हैं वो क्या होते रहते हैं, कभी खत्म नहीं होती हैं, बढ़ती रहती हैं। तो फायर की फ्लेम्स भी क्या होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। तो फायर को तो रिप्रेजेंट किया गया है किसके साथ में, यहाँ पे डिज़ायर को रिप्रेजेंट किया गया है फायर के साथ में, और आइस को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे हेट्रेड के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन व्हाट डज़ ही फेवर। तो किस चीज़ को फेवर करते हैं, ही यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए यूज़ किया गया है। तो वो क्या फेवर कर रहे हैं यहाँ पे, वो फेवर कर रहे हैं यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट सपोर्ट्स द व्यू दैट फायर वुड कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पूरी दुनिया जो है जब वो नष्ट होगी तो उसका रीज़न क्या होगा, उसका रीज़न फायर होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सेकेंड स्टेंजा दिया गया है, इसको रीड करते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। ठीक है, तो यहाँ पे पेरिश का मतलब क्या होता है, पेरिश का मतलब होता है यहाँ पे टू डाई, और यहाँ पे सफिस का मतलब होता है सफिशिएंट, सफिशिएंट। देखते हैं इनके आंसर्स, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर। तो मैंने आपको पहले वाले पैराग्राफ में बताया कि आइस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे आइस रिप्रेजेंट कर रहा है आपका हेट्रेड को, नफरत को। व्हाट डज द पोएट बिलीव। तो पोएट को क्या बिलीव है, पोएट को ऐसा लगता है जैसे उसने कहा कि फायर डिस्ट्रॉय कर देगा पूरी दुनिया को, सेम उसको ऐसे लगता है यहाँ पे कि आइस जो है वो भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है ना। अगर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की बात है तो वो उतनी ही डिस्ट्रक्टिव है जितनी कि आपकी फायर है वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है। नेक्स्ट है आपका अनादर डिस्ट्रक्टिव फोर्स कौन सी दी गई है यहाँ पे, तो एक तो आपका यहाँ पे आइस दी गई है इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। तो आपका पहली जो इसमें बताया गया है वो तो आइस के बारे में बताया गया है यहाँ पे, लेकिन अगर दूसरी हम फोर्स की बात करें कि पूरी पोएम में कौन सी जो फोर्स है वो दी गई थी यहाँ पे, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका फायर। नेक्स्ट है आपका फाइंड अ वर्ड इन दीज लाइन्स दैट मीन्स ऑपोजिट टू क्रिएशन। तो क्रिएशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्शन, है ना। और यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी सेकेंड जो पोएम है वो फिनिश। यहाँ से हमारी थर्ड पोएम जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड पोएम है हमारी अ टाइगर इन द जू। ठीक है, he stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। यहाँ पे इसमें पोएम और पोएट का नाम पूछ लिया है आपसे, तो फिर से के लिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे पोएम का नाम क्या है, पोएम का नाम है अ टाइगर इन द जू, एंड पोएट का नाम क्या है, पोएट का नाम है यहाँ पे लेस्ली नॉरिस। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, हु डज़ ही रेफर टू। यहाँ पे ही किसके लिए यूज़ किया गया है, तो क्योंकि ये टाइगर के बारे में स्टोरी है तो सिंपल सी बात है यहाँ पे ही जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया, टाइगर के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे लिखा है सेकेंड आंसर है ही रेफर्स टू द टाइगर। तो टाइगर के लिए टाइगर के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। वेयर इज़ ही केप्ट, तो कहाँ पे उसको रखा गया है, तो देखो यहाँ पे आंसर दिया है केज, तो उसको कहाँ पे बंद किया हुआ है, उसको केज में बंद किया हुआ है। नेक्स्ट है
वेयर इज़ ही हैप्पी देयर, तो यहाँ पे ही जो है उसको कहाँ पे रखा गया है, तो ही मतलब टाइगर है यहाँ पे, तो टाइगर को कहाँ पे रखा गया है, ही इज़ इन द केज इन द जू में उसको केज में बंद कर लिया गया है। इज़ ही हैप्पी देयर, तो क्या वो यहाँ पे खुश है, तो नहीं, वो यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब जो एनिमल्स हैं उनका जो अपना नेचुरल एनवायरनमेंट है वो वहाँ पे ज़्यादा खुश रहेंगे, या हम उनको जब कहीं पे कन्फाइन करके रख लेंगे तब वो ज़्यादा खुश रहेंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर हम अपने घर में रहते हैं और हमें ऐसे कोई बंद करके रखे, हमें कहीं आने जाने की परमिशन ना हो, है ना, हमें बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, तो हमें कैसा फील होगा, हमें बहुत सैड फील होगा। तो यहाँ पे जो वो टाइगर है जिसको जू में बंद कर दिया है, तो वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही फील कर रहा है जैसा जब हम लोग बंद हो जाते हैं कहीं पे, या हम पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, जैसा हम फील करते हैं वैसा वो भी यहाँ पे फील कर रहा होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स द सेम एज ब्राइट, तो ब्राइट के जैसा आपको यहाँ पे मीनिंग निकालना है, सेम मीनिंग निकालना है, तो यहाँ पे ब्राइट का मतलब हो जाएगा आपका विविड। ठीक है, इनके जो मीनिंग्स है ना वो आपको पैसेज में से ढूंढने पैसेज में आपको मिल जाएंगे आसानी से, जो आपको एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेकंड स्टैंजा है आपका, ही शुड बी लुकिंग इन द शेडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प का मतलब क्या होता है, बहुत हेल्दी सा, है ना, मोटा ताज़ा बिल्कुल। लुकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एनिमल अगर शिकार करने जाएगा तो वो कहीं पर छिपके बैठ जाएगा ना, बिल्कुल ऐसे इंतजार करेगा कि कब उसका शिकार आएगा और कब वो उसको ऐसे पकड़ लेगा, तो दैट इज़ लुकिंग। नेक्स्ट है व्हाट डज ही रेफर टू, तो फिर से सेम क्वेश्चन है आपका, ही किसके लिए यूज़ किया गया है, यहाँ पे ही यूज़ किया है आपका टाइगर के लिए, तो देखो यहाँ पे ही रेफर्स टू दी टाइगर। नेक्स्ट है आपका वेयर इज़ द टाइगर एट द प्रेजेंट, तो यहाँ पे ये वाली जो चीज़ बताई गई है ना कि वो ऐसे इंतज़ार करेगा अपने प्रे के लिए, घास में छिप के बैठ जाएगा। पानी पीने के लिए अगर कोई एनिमल आएगा तो वहाँ पे कोई डियर आएगा तो उसको क्या कर लेगा, उसको पकड़ लेगा वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे हो पाएंगी, ये सारी चीज़ें उसके नेचुरल हैबिटेट में ही तो हो पाएंगी, जहाँ पे वो रहता होगा जंगल में, या जहाँ पे वो केज में रहता है वहाँ पे कोई डियर आएगी और उसको पकड़ लेगा, यहाँ पे वो इंतज़ार करेगा अपने शिकार के लिए, है नहीं ना, तो वो नेचुरल हैबिटेट की बात हो रही है यहाँ पे। एंड योर आंसर इज कि वेयर इज़ द टाइगर एट प्रेजेंट, तो यहाँ पे टाइगर कहाँ पर है, टाइगर यहाँ पे अपने नेचुरल हैबिटेट में मतलब फॉरेस्ट में है। नेक्स्ट है आपका गिव अ वर्ड ऑपोजिट एंड मीनिंग फ्रॉम दीज लाइन्स टू लाइट, तो लाइट का यहाँ पे जो है आपको ऑपोजिट देना है, एंड योर आंसर विल बी शैडो। नेक्स्ट है आपका पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स इन द सेम एज वेट एंड हाइडिंग, है ना, छिपके वेट करना किसी का, और इसका आंसर हो जाएगा आपका लुकिंग। ठीक है, या लुक आप कह सकते हैं। थर्ड है आपका थर्ड एक्सट्रैक्ट, he should be snarling around houses at the jungle's edge bearing his white fangs his claws terrorizing the village। अब जब कहीं पे टाइगर अगर अपने जंगल में है तो वो आराम से रह रहा है, लेकिन अगर जैसे आप न्यूज़ में सुनते हैं कि टाइगर यहाँ पे आ गया, वहाँ पे आ गया, लेपर्ड आ गया, तो लोगों में क्या हो जाता है, लोगों में डर आ जाता है कि टाइगर आ गया है, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो सेम वैसा ही यहाँ पे सीन जो है आप इसको समझ सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही। हु इज़ ही इन द स्टैंजा, तो ही कौन है यहाँ पे, सेम टाइगर है। वाई डज ही मूव अराउंड द हाउसेज, तो वो घर के आसपास ऐसे क्यों आ गया है, तो वो इसलिए आ गया ना, उसको खाना भी तो चाहिए, खाना भी तो खाएगा ना वो, तो इन सर्च ऑफ हिज प्रे वो वहाँ पे आ सकता है। या फिर अगर वो अपना नेचुरल हैबिटेट उसको कोई डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसमें कोई नुकसान कर रहा है, उसमें कोई इंटरप्शन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो बाहर ही आएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ के लिए आया है वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए यहाँ पे आया है। ठीक है, हाउ शुड ही बी टेरराइजिंग द विलेज, तो कैसे वो लोगों को डराता है, ही शुड बी टेरराइजिंग द विलेज पीपल बाय बेयरिंग हिज वाइट फैंग एंड विद हिज क्लॉग, अपने पंजों से अपने दांत दिखा के जो है वो लोगों को डराता है यहाँ पे। गिव अ नाउन फॉर्म ऑफ टेरराइज, तो टेरराइज का नाउन फॉर्म आपको देना है, ये तो वर्ब होगी आपकी टेरराइज, है ना, तो आपको क्या देना है यहाँ पे, आपको एक नाउन देना है, तो नाउन क्या हो जाएगा आपका, टेरर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका but he was locked in he's locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitor। अब जब यहाँ पे जो ये सीन डिपिक्ट किया गया, ये किया गया उसके केज में, जहाँ पे उसको रेस्ट्रिक्ट करके रख दिया गया है, जहाँ पे उसको बंद कर दिया गया है। तो इसमें इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर इज़ ही लॉक्ड, कहाँ पे बंद है वो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, उसको एक कंक्रीट सेल में बंद कर दिया गया है, देखो यहाँ पे, है ना। वेयर इज़ ही स्ट्राइडिंग, कहाँ पे वो घूम रहा है, ऐसे स्ट्राइडिंग का मतलब है ऐसे लंबे लंबे पैर रख के ना, मतलब लंबी लंबी जैसे आप स्टेप रखते हैं, मतलब स्टेप्स, है ना, तो उसको कहा जाता है यहाँ पे। तो कहाँ पे घूम रहा है वो, तो कहाँ पे जाएगा भाई, आपके पास केज था, जैसे मैंने आपको बताया कि केज और केज में ऐसे हम बार्स लगा रखी हैं, ऐसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे ही तो घूम पाएगा और कहीं एक्स्ट्रा में तो जा नहीं पाएगा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ही इज स्ट्राइडिंग इन हिज कंक्रीट सेल, तो वो अपने कंक्रीट सेल में जो जिसमें उसको बंद कर दिया केज में, वहीं पे घूम पा रहा है। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा दैट मीन्स द सेम एज वॉक स्टिफली, तो वॉक स्टिफली का जो मतलब है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, एक्स्ट्रा के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्टॉक। एंड एक क्वेश्चन मिस हो गया यहाँ से, इसको अब देख लेते हैं, होम डज ही इग्नोर, तो किसको इग्नोर कर रहा है वो, तो यहाँ पे किसको इग्नोर कर रहा है, वो आपके जो विजिटर हैं जो उसको देखने के लिए जा रहे हैं, वो जो है उसको उनको बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है।
नेक्स्ट है आपका ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो जब वो अपने केज में है ना तो वो क्या एक्टिविटीज़ करता है यहाँ पे वो बताइए। जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है तब वो क्या करता है यहाँ पे देखते हैं इसके क्वेश्चन। हु डज ही रेफर टू, तो ही कौन है यहाँ पे, बार बार आ रहा है ये वाला क्वेश्चन है ना। तो ही यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया, टाइगर के लिए यूज़ किया है। वॉट डज ही डू एट नाइट, तो रात के टाइम पे वो क्या करता है, क्या करेगा वो बेचारा, कोई कहीं आ तो आ नहीं सकता है, कहीं जा नहीं सकता है, तो क्या करेगा बस बैठ के जो आसमान में रात में तारे टमटमाते रहते हैं ना, चमकते रहते हैं, उनको जो है वो देखता रहता है। व्हाट आर द कार्स डूइंग, तो कार क्या कर रही है, कार जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है। पेट्रोलिंग का मतलब समझते हैं, एक नज़र रखना, वॉच आउट करना कि यहाँ पे कोई कुछ चीज़ गलत तो नहीं हो रही है। तो वो कार्स क्या करती रहती हैं अपने उस एरिया में जहाँ पे ये चीज़ बताई गई है वहाँ पे वो क्या कर रही हैं, पेट्रोलिंग कर रही हैं। ठीक है, जैसे रात में आपने सुना भी होगा, हम तो सोते रहते हैं लेकिन कभी कभी अगर कोई लेट नाइट तक उठता है तो क्या करते हैं, हमें पुलिस की गाड़ी की जो आवाज़ है वो सुनाई पड़ती है ना, तो दैट इज़ पेट्रोलिंग। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा दैट मीन द सेम एज ग्लीमिंग। तो ग्लीमिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो ग्लीमिंग का मतलब है यहाँ पे एकदम चमकदार इस तरह से है ना, शाइन करने वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आंसर ब्रिलियंट। तो यहाँ पे हमारी जो ये वाली पोएट्री थी वो हुई है। अब अपनी जो अगली पोएट्री है उसको स्टार्ट करते हैं। पोएट्री नंबर 4। पोएट्री नंबर 4 जो है आपकी वो कौन सी है, वो है आपकी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। तो इस वाली पोएम में क्या बताया था, इस वाली पोएम में आपको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं अलग अलग एनिमल्स की, जिनको आपको देख के पहचाना था कि हाँ ये कौन सा वाला एनिमल है। ठीक है, if ever you should go by chance to the jungles in the east, and if there should you to advance a large and tawny beast, if he roar at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। तो यहाँ पे लाइन की क्या फीचर बताई गई हैं वो देख लेना है आपको, है ना। तो यहाँ पे इस वाले स्टैंजा में लाइन के जो फीचर्स हैं वो हमें बताए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द पोएट। तो पोएम का नाम आपका क्या हो गया, पोएम का नाम तो हो गया आपका हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, और इट इज़ कंपोज्ड बाय कैरोलिन वेल्स ने इसको कंपोज किया है। सेकेंड है आपका हाउ डज वन आइडेंटिफाई द एशियन लायन। तो एशियन लायन कैसे आपने इसको आइडेंटिफाई किया, तो इसको इसके साइज से, कलर से आपने, और वो रोर कौन करता है, लायन ही करता है ना आपका। उसका जो कलर है डार्क ब्राउन, जो उसका येलोइश कलर है, ब्राइट येलो, उससे पहचान करिए उसकी। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज एन एशियन लायन रिएक्ट ऑन सीइंग अ मैन। तो जब लायन किसी मैन को देखता है तो वो कैसे रिएक्शन देगा आपको, तो जब ये कोई भी एनिमल है ना, कोई ऐसे वाइल्ड एनिमल, या यहाँ पे लायन के बारे में बताया, तो जब एशियन लायन किसी ह्यूमन को देखता है तो वो क्या करेगा, बहुत तेज़ रोर करेगा, दहाड़ेगा बहुत तेज़, है ना, और जल्दी से उसको मार देगा, अपना शिकार बना लेगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन। तो ऑल ऑफ सडन का मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब होता है बाय चांस, ऐसे ही सडनली, है ना, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट ऐसे ही सडनली। सेकेंड स्टेंजा इज और इफ sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black strip on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड स्टेंजा में यहाँ पर जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे वो टाइगर के बारे में बात कर रहा है। पहले में लायन के बारे में आइडेंटिफिकेशन पूरा दिया आपको, और यहाँ पे आपको बंगाल टाइगर के बारे में दिया गया है। पहला है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, हु इज़ द नोबल वाइल्ड बीस्ट हियर। तो यहाँ पे कौन से एनिमल की बात हो रही है, यहाँ पे बंगाल टाइगर की बात हो रही है। हाउ डज दिस बीस्ट लुक, कैसा दिखता है ये, इसका जो कलर है येलो कलर का है, इसका बैकग्राउंड है ना, स्किन कैसी होती है, येलो होती है, उस पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप जो है वो आपकी बनी होती है, तो इससे हमने इसको पहचान लिया। नेक्स्ट है यहाँ पे रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है, रिकॉग्नाइज पहचानना, आइडेंटिफाई करना, इसका मीनिंग है यहाँ पे डिसर्न। नेम द पोएम एंड द पोएट, अब लास्ट में दिया वाला क्वेश्चन। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स आपकी पोएम हो गई है, और इसके जो पोएट है वो कौन है, आपकी कैरोलिन वेल्सन। नेक्स्ट आपका थर्ड स्टेंजा, इफ स्ट्रोलिंग forth a beast you view whose hide with spot is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will डू नो गुड टू रोर विद पेन, हिल ओनली लेप एंड लेप अगेन। तो यहाँ पे किसकी बात है, यहाँ पे लेपर्ड के बारे में जो है आपको सारे के सारे आइडेंटिफिकेशन दिए गए हैं। हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज द लेपर्ड, तो लेपर्ड को कैसे पहचानेंगे, लेपर्ड की जो स्किन है, ये मान लो उसकी स्किन है, तो उस पर ऐसे क्या होते हैं, उस पर ऐसे डॉट डॉट लगी होंगी, है ना, तो इससे पहचान लेंगे हम कि कौन सा एनिमल है, ये लेपर्ड है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द बंगाल टाइगर, तो बंगाल टाइगर से कैसे अलग है ये वाला, देख लो। ठीक है, जो बंगाल टाइगर है उसकी बॉडी पे क्या होती है, उसकी बॉडी पे ऐसे स्ट्रिप्स होंगी, है ना, और ये जो आपका लेपर्ड है इसकी बॉडी पे ना गोल गोल जो है वो आपके क्या होंगे, ऐसे स्पॉट्स होंगे, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा एनिमल है, ये लेपर्ड है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा दैट मीन द सेम एज लार्ज एनिमल ऑफ द कैट फैमिली। तो ये आपको पता है टाइगर, लायन, लेपर्ड, ये किसको बिलोंग करते हैं, कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं सारे के सारे ये। तो यहाँ पे जो है बताया पूछा है आपसे कि लार्ज एनिमल है कैट फैमिली का, तो आपका आंसर क्या हो गया, इसका लेपर्ड है। लेपर्ड के बारे में बताया वैसे आपको इसमें। नेक्स्ट है आपका फिर से नेम द पोएम एंड द पोएट। तो पोएम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एंड इट इज कंपोज्ड बाय कैरोलिन वेल्स। नंबर 4 इज इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड you meet a creature there who hugs you very hard, be sure it is a bear. If you have any doubt, I guess he will give you just one more
केयरस। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले स्टेंजा में किसके बारे में बात की गई है? इस वाले स्टेंजा में बियर के बारे में बात की गई है। देखो है ना, वो ऐसे गले लगा रहा है, इसमें कस के गले लगा रहा है बिल्कुल। होम कैन यू मीट इन द यार्ड, किससे मिलेंगे यहाँ पे? किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे बात हो रही है कि आप किससे मिलेंगे? आप मिलेंगे भाई बियर से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाउ कैन वन रिकॉग्नाइज दैट ही इज मीटिंग अ बियर, कैसे पहचानेंगे कि आप किससे मिल रहे हैं? आप बियर से मिल रहे हैं। तो इसकी खास बात क्या बताई है? बाय इट्स हार्ड हग, है ना, कि बहुत जो है ज़ोर से जो है वो पकड़ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है आपका, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा दैट मीन द सेम एज लविंग टच और जेंटल टच, प्यार से किसी को ऐसे टच करना। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा केयरस। नेक्स्ट है हाउ डज इट ट्रीट द मैन, मैन को कैसे ट्रीट करता है? जो बियर है आपका, तो क्या करता है बियर जो है, बियर जब किसी मैन को मिलता है तो क्या करेगा? उसको बहुत टाइटली हग कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो ये वाली पोएम है ये भी कंप्लीट हुई है। अब करते हैं अपनी अगली वाली। अब स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट पोइट्री, द बॉल पोएम, है ना। तो यहाँ पे जो बॉल पोएम है इसने क्या बताया? इसने बताया है कि अगर कोई चीज़ हमारे साथ में, हमारी कोई चीज़ खो गई है या कोई चीज़ हमसे अलग हो गई है तो हमें क्या करना है? हमें उसके पीछे नहीं पड़े रहना है, ऐसे हमें मूव ऑन करने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज़ ही टू डू, आई सॉ इट गो मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, नेम द पोएम एंड द पोएट। तो पोएम का नाम क्या है? पोएम का नाम है आपका द बॉल पोएम, और पोएट कौन है? पोएट है आपके जॉन बेरीमैन। ठीक है, व्हाट हैज़ द बॉय लॉस्ट, तो बॉय की क्या खो गई है? तो बॉय की जो बॉल थी जिससे वो खेल रहा था वो खो गई है जब वो खेल रहा था। व्हाट डिड ही सी, वो क्या देखता है कि उसकी जो बॉल है ऐसे गलियों में जा रही है, जैसे वो खेल रहा होगा। जैसे आपने देखा ना कि जो जंपर बॉल होती है, अगर उसको ऐसे हमने कहीं पे ऐसे हिट किया तो वो काफ़ी दूर तक कहीं पे चली जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही उसकी बॉल जो है वो खो जाती है कि उसकी बॉल जो है वो जा रही है, ऐसे गली में देखता है वो। वेयर डिड द बॉल गो, कहाँ चली गई उसकी बॉल? तो उसकी जो बॉल है फाइनली कहाँ चली गई? पानी में चली गई, मतलब किसी वाटर बॉडी में चली गई। नेक्स्ट है, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, an ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid trembling staring down all his young days into the harbor where his ball went। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेंजा है इसके आंसर देख लो, इसके आंसर जाएंगे यहाँ पे व्हाट डज ओ देयर आर अदर बॉल्स इम्प्लाई, यहाँ पे दूसरी बॉल से क्या मतलब कहा गया है यहाँ पे? तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास कोई फेवरेट चीज़ है और वो आपकी खो गई है, आपको उसके बदले में अगर कोई और दूसरी चीज़ मिलेगी तो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अगर कोई चीज़ बहुत संभाल के रखी है तो मतलब आपकी बहुत सारी फीलिंग्स उसके साथ में अटैच्ड हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो उसकी बॉल खो गई है ना, उससे आप उसको नई बॉल दिलवा रहे हैं, आप उसको नई बॉल देना चाहते हैं, तो उससे आप उसको कंसोल नहीं कर सकते, उसको समझा नहीं सकते इस तरह से। ठीक है ना, कि बॉल, बच्चा जो है उसको दूसरी बॉल चाहिए, उसको अपनी ही बॉल चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट है, वाई इज़ द चाइल्ड अपसेट, तो बच्चा जो है वो अपसेट क्यों है? क्योंकि उसकी बॉल खो गई है, बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, उसकी बॉल खो जाती है। नेक्स्ट है, वेयर ही इज़ लुकिंग एट, कहाँ देख रहा है वो अपनी बॉल को? तो उसको वहाँ पे देख रहा है एट द प्लेस वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी बॉल चली गई है वहीं पे उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पोएम एंड पोएट का नाम देख लीजिए, पोएम का नाम क्या है? द बॉल पोएम, एंड पोएट का नाम है आपका जॉन बेरीमैन। थर्ड स्टेंजा इज, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, a dime another ball is worthless, now he senses फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया है कि पोएट क्या डिसाइड करते हैं? पोएट कहते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि वो बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, उसको कोई चीज़ सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझने वाला नहीं है, उसको अपनी ही बॉल चाहिए यहाँ पे। तो वो सोचते हैं कि मैं कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करूँगा अपना। व्हाट डज द बॉय अंडरस्टैंड, यहाँ पे बच्चा जो है वो क्या समझता है यहाँ पे? तो बच्चा जो है वो अपनी जिम्मेदारी समझता है यहाँ पे, है ना। हमारे पास कोई चीज़ है तो उसको हमें संभाल के रखना चाहिए ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे उसको जो है अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है। व्हाट डज द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन रेफर टू, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब है यहाँ पर पोजेशंस का मतलब होता है जो हमारी बिलोंगिंग्स हैं, हमारे जो अधिकार हैं, जिस पे हमारी चीज़ें होती हैं। इट रेफर्स टू द वर्ल्ड where a man is known by his possessions and is continually led by his decision to possesses। तो यहाँ पे वो बताता है कि जो पूरी दुनिया है ना, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो सब किस चीज़ के लिए जानते हैं? एक मिनट। तो यहाँ पे पोएट जो है वो ये बताते हैं, यहाँ पे पोएट जो है वो ये बता रहे हैं कि हमारी जो दुनिया है ना, ये यहाँ पे इस तरह का वर्ल्ड है कि जहाँ पे किसी भी इंसान को, किसी भी ह्यूमन को पहचानते हैं कि उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी अपनी खुद की क्या चीज़ें हैं, उसकी वजह से पोजेशन से हम उसको पहचानते हैं। नेक्स्ट है आपका नेम द पोएम एंड द पोएट, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो पोएम है आपकी द बॉल पोएम एंड इट वॉज रिटन बाय जॉन बेरीमैन ने इसको लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सट्रैक्ट नंबर 4, पीपल विल टेक
balls will be lost always, the little boy and no one buys a ball back, money is external, यहाँ पे eternal तो नहीं होना चाहिए, he is learning well behind his desperate eyes, the epistemology of loss, how to stand up knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो क्या सीखता है यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चा सीखता है कि जब कोई चीज़ हमारी खो जाती है तो हमें उस चीज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा क्या सीख रहा है आपका देख लो, द बॉय इज़ लर्निंग द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, कि अगर कोई चीज़ हमारी खो गई है तो उसके बारे में हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए इस तरह से, है ना। जो चीज़ हो गई है उसको आपको भूल के ना आपको आगे फॉरवर्ड हो जाना चाहिए। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या है, आपको पता होगा कि जहाँ पे लॉजी लग जाता है इसका मतलब क्या होता है, टू स्टडी। तो यहाँ पे किस चीज़ की स्टडी है, आप किस चीज़ की स्टडी है, ये एक ब्रांच है आपकी, किस चीज़ की, फिलॉसफी की एक ब्रांच है जिसमें नॉलेज का क्या नेचर है, नॉलेज कहाँ से स्टार्ट हुई है, उस सब की स्टडी जो है वो आपका की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ही लर्न्स हाउ टू कोप विद द लॉस। जैसे मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे वो सीखता है कि हमें कैसे टैकल करना है, अगर हमारा कोई नुकसान हो गया, हमारी कोई चीज़ खो गई है तो उस प्रॉब्लम को, सिचुएशन को हमें कैसे हैंडल करना है वो यहाँ पर सीखता है आपका। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज़ ही थिंक अबाउट मनी। तो मनी के बारे में क्या सोचता है, वो मनी के बारे में सोचता है कि मनी तो एक्सटर्नल है ना। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपके पास बॉल थी, आपकी फेवरेट बॉल थी और वो आपकी खो गई है, आपके पास कोई भी आपकी फेवरेट चीज़ है वो खो गई है, तो आपकी कुछ फीलिंग्स, आपके कुछ इमोशन जो हैं उसके साथ जुड़े हुए होंगे। आप अगर नई चीज़ लेकर भी आ जाते हैं तो आपको नई चीज़ तो मिल जाती है, बट आपकी जो फीलिंग्स पहली वाली चीज़ के साथ में अटैच थी वो नहीं मिलेंगी ना। तो यहाँ पे ये चीज़ बताइए कि पैसा दे के तो हम कुछ भी लेकर आ सकते हैं, बट वो इमोशंस जो है, जो फीलिंग्स हैं वो हम नहीं लेकर आ पाएंगे यहाँ पे। वाई वॉज द बॉय अपसेट। तो बच्चा जो था वो उदास क्यों था, तो इसका रीज़न यही है, बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज बॉल, अपनी बॉल को वो खो चुका था। पोएम एंड पोएट का नाम, तो पोएम का नाम है आपका द बॉल पोएम, एंड राइटर जो है इसके जो पोएट हैं वो कौन है आपके, जॉन बेरीमैन, ठीक है। अगली जो पोएट्री है उसको स्टार्ट, नेक्स्ट जो हमारी पोएम है वो है हमारी अमांडा। तो अमांडा एक लड़की का नाम है ना, स्टोरी के मतलब पोइट्री के अंदर एक लड़की का नाम है अमांडा। तो यहाँ पे क्या है कि अमांडा की जो मदर है ना वो उसको बात बात पे ना टोकती हैं, बात बात पे उसको क्वेश्चन करती हैं हर चीज़ के लिए, बट अमांडा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अमांडा अपने मन में अलग अलग थॉट्स बनाती रहती है, वो कहती कुछ भी नहीं है जोर से। जैसे आपको कभी कोई डांट दे, है ना, घर पे या कभी भी क्लास में भी अगर कोई डांट दे आपको टीचर या कुछ भी, तो आप क्या करते हैं, आप उनको ऐसे फॉरवर्ड तो जवाब नहीं दे पाते हैं, बट क्या करते हैं, मन ही मन में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं ना। तो सेम कंडीशन यहाँ पे अमांडा के साथ में होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वो क्या कहती है, यहाँ पे देखो, डोंट बाइट योर नील अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सेट अप स्ट्रेट। तो यहाँ पे अमांडा से कोई पूछ रहा है ना, जब यहाँ पे लिख रहा है कि अमांडा को कोई कह रहा है कि अपने नील्स मत ऐसे चबाओ बिल्कुल, है ना, अपने शोल्डर्स को ऐसे करके मत बैठो, नीचे को बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होकर बैठो, यहाँ पे बिल्कुल लेजीनेस जो है इसको खत्म करो, स्ट्रेट होकर बैठो। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे उसके घर से कोई उसको डांट रहा होगा ना, मदर या फादर, तो ऑब्वियस मदर ही मोस्टली डांटती हैं, तो मदर ही होंगी यहाँ पे उसकी। तो पोएम और पोएट का नाम आपको देखना है यहाँ पे। तो पोएम का जो नाम है आपका वो तो हो गया आपका अमांडा, और जो आपके पोएट है वो है आपके रॉबिन क्लीन। हु डू यू थिंक वुड बी द स्पीकर इन द स्टेंजा। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्पीकर मतलब जो ये स्टेटमेंट बोल रहा है, तो कौन हो सकता है यहाँ पे, या तो मदर हो सकते हैं या उसके फादर हो सकते हैं। टोन क्या है स्पीकर की यहाँ पे अमांडा की, है ना, किस तरह से वो बात कर रही है, तो यहाँ पे जो टोन है स्पीकर की वो क्या है, वो है नैगिंग एंड स्कोल्डिंग, मतलब डांटना, बात बात पे टोकना, बात बात पे ऐसे डांटना। तो वो परेशान हो जाती है लड़की, है ना, उसको नैग कहा गया है यहाँ पे। स्कॉल्डिंग का मतलब होता है कि डांटना बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर है हु इज़ अमांडा। अब अमांडा कौन है यहाँ पे, तो अमांडा यहाँ पे एक छोटी बच्ची है, एक टीनेज गर्ल यहाँ पर आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है देयर इज़ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब यहाँ पे इसको पैरेंथेसिस में लिखा गया, ब्रैकेट में लिखा है ना, मतलब तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट, ये जो आपकी पोएम है इसके अंदर जहाँ जहाँ पे ब्रैकेट में ये वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनका मतलब क्या है कि ये अमांडा की इनर वॉइस है, जो वो अपनी मम्मी को नहीं बोल पा रही है, वो अंदर अंदर सोचती है। तो क्या सोचती है वो, यहाँ पे देखो, व्हाट डज द स्पीकर विश। तो क्या सोच रही है वो, यहाँ पे स्पीकर कौन है, तो यहाँ पे स्पीकर है आपकी अमांडा, क्योंकि अमांडा बोल रही है ना। व्हाट डज द स्पीकर विश, क्या चाहती है वो, फ्रीडम चाहती है, ठीक है ना। वो जो इसको लगातार परेशान किया जाता है ना, क्वेश्चन पूछ पूछ के, उन सब चीज़ों से वो क्या चाहती है, फ्रीडम चाहती है। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा एंड एंटोनिम ऑफ एनर्जेटिक। तो एनर्जेटिक का आपको एंटोनिम, एंटी मतलब के अगेंस्ट, है ना, या फिर इसका बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग आपको बताना है। तो एनर्जेटिक का जो उल्टा शब्द है वो हो जाएगा आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब है बिल्कुल शांत एकदम, बिल्कुल, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है पोएम एंड पोएट। तो पोएम है आपकी अमांडा एंड राइटर जो है, पोएट जो है वो कौन है आपके, रॉबिन क्लीन। नेक्स्ट है आपका, फिर से क्वेश्चन पूछ लिया देखो उस लड़की से
तो क्या पूछा है उससे, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे, हु स्पीक दीज लाइन्स एंड टू हूम, तो कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, तो मदर बोल रही हैं या फादर बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, अमांडा को बोल रहे हैं। ठीक है, अमांडास मदर यहाँ पे दे दिया है आपको, अमांडास मदर टू अमांडा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर द वेरियस वर्क शी हैज़ टू डू, कौन कौन से काम करने हैं, शी हैज़ टू कंप्लीट होमवर्क, होमवर्क करना था, अपना रूम साफ़ करना था, अपने शूज़ जो है उनको भी साफ़ करना था। व्हाट डज द पेरेंट थिंक शी आस्क अमांडा टू डू, तो जो पेरेंट है वो क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, है ना, क्या सोच रहे हैं यहाँ पे वो, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका, द पेरेंट्स थिंक दैट शी आस्क अमांडा टू क्लीन हर शूज़, मतलब किस चीज़ के लिए कहा गया था उसको, अपने शूज़ साफ़ करने के लिए कहा गया था। डज अमांडा लाइक द एडवाइस ऑफ द स्पीकर, क्या अमांडा को अच्छा लग रहा है जो उसको बार बार बोला जा रहा है, बार बार उसको ये चीज़ें बताई जा रही हैं, तो क्या उसको अच्छा लग रहा है, नो, शी डज नॉट लाइक द कॉन्स्टेंट नेगिंग बाय द पोएट, उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है ना, कि बार बार उसको परेशान किया जा रहा है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और वो रहना कैसे चाहती है, वो रहना चाहती है बिल्कुल बिना रिस्ट्रिक्शंस के, कोई इस पर रोक टोक ना हो, कोई इस पर लिमिट्स ना हो किसी भी चीज़ की, वो आराम से अपनी मर्जी से रह सके। फिर से देखो उसने पैरेंथेसिस आ गए हैं, फिर से वो अपने मन में कोई बात बोल रही है, क्या कहती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई hushed bare feet, the silence is golden with and the freedom is sweet, who is referred to as an orphan in the first line। तो यहाँ पे वो ऑर्फन जो है वो किसके लिए बोल रही है, अपने लिए बोल रही है कि मेरा मतलब कोई भी ना हो, मैं अकेली हूँ। वॉट डज द स्पीकर वॉन्ट टू कन्वे थ्रू द स्टैंजा, तो यहाँ पे जो है वो क्या कन्वे करना चाहती है, कौन सा मैसेज देना चाहती है, तो यहाँ पे जो है वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो गलियों में ऐसे घूमती रहे, और जैसे आपने देखा ना कि सॉइल है, सॉइल मिट्टी है आपकी, और मिट्टी पे अगर हम ऐसे बिना स्लीपर्स के या बिना शूज़ के जाएंगे तो हमारे जो पैरों के निशान है वो उस पर छप जाएंगे ना, तो वो क्या करती है, वो कहती है कि मैं ऐसे पैटर्न बनाऊंगी सैंड पे अपने पैरों के। नेक्स्ट है, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा दैट मीन द सेम एज वेंडरिंग, तो वेंडरिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे घूमना, इधर उधर कहीं भी ऐसे घूमना। पोएम पोएट कौन क्या है आपके, पोएम का नाम है आपका अमांडा, एंड पोएट जो है वो है आपके रॉबिन क्लीन। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अब यहाँ से फिर से इससे कुछ पूछ लिया गया है, यहाँ पे कहते हैं कि चॉकलेट मत खाओ, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, तो उसको फिर से क्वेश्चन किया जा रहा है। यहाँ पे स्पीकर कौन है, स्पीकर हो गए यहाँ पे आप अमांडा की जो मदर हैं वो, सॉरी यहाँ पे जो अमांडा की मदर ही होंगी, यहाँ पे एक मिनट देख लेते हैं, हाँ अमांडा की मदर ही बोल रही होंगी ना यहाँ पे इस पर, ठीक है, या आप पोएट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो रॉबिन क्लीन जो है वो क्या कौन है यहाँ पे, स्पीकर हैं, इज़ द स्पीकर इन दीज लाइन्स। वो क्या कहती हैं यहाँ पे जो स्पीकर है वो क्या एडवाइस करते हैं अमांडा को, तो अमांडा को कहते हैं कि भाई चॉकलेट मत खाओ, है ना, नॉट टू ईट चॉकलेट, शी वांट्स हर टू टेक केयर ऑफ हर एक्ने, क्योंकि वो क्या करना चाहती है, जैसे एक्ने निकल जाते हैं ना, हम बहुत ऑयली खाने लगते हैं, बहुत मीठा अगर खाते हैं इस तरह से कुछ भी, तो क्या होने लगता है, जैसे ऑयली चीज़ स्पेशली, है ना, मीठा तो नहीं कह सकते हम, तो चेहरे पर क्या होने लगते हैं, छोटे पिंपल्स निकलने लगते हैं, तो उनको बहुत ध्यान है एक्ने का, इसलिए उसको मना करती हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो लाइन बोली है, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब उसको ऐसे डांटा जा रहा है, उससे क्वेश्चन किया जा रहा है ना, तो वो अवॉइड करती है, इग्नोर करती है ना, इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी स्पीकर की बात में कि सामने वाला पर्सन उसको क्या कह रहा है, क्या समझा रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो अवॉइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोएम एंड पोएट, तो पोएम है आपकी अमांडा, एंड पोएट है आपके यहाँ पे रॉबिन, पोएट कौन है यहाँ पे, रॉबिन क्लीन। नेक्स्ट है, फिर से वो पैरेंथेसिस आ गए हैं, फिर से वो कुछ सोचती है, देखो, आई एम एन रपंजेल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, हु इज़ द स्पीकर इन दिस स्टैंजा, तो स्पीकर कौन है यहाँ पे, अमांडा बोल रही है। व्हाट डज द स्पीकर विश टू डू, क्या करना चाहती है, क्या विशेष इसकी स्पीकर की अमांडा की, तो वो सोचती है कि मैं रपंजेल होती है। रपंजेल आपने मतलब सुना होगा ना, एक फेरी टेल थी, मतलब उसमें क्या था कि उसमें एक लड़की होती है, इसके बाल बहुत लंबे होते हैं, तो वो आराम से ऊपर रहती है ना, उसके बाल बहुत लंबे होते हैं ना, वही वाली, कोई उसको डिस्टर्ब करने वाला कुछ भी नहीं है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डज द स्टैंजा प्रॉमिस, तो यहाँ पे उसको क्या अपने आप से वो क्या प्रॉमिस करती है, वो कहती है कि मैं अपने जो लंबे लंबे मेरे जो बाल है ना, बिल्कुल एकदम ब्राइट चमकदार जो मेरे बाल हैं, मैं उनको कभी भी नीचे ऐसे नहीं कराऊंगी। रपंजेल ने क्या किया था, क्योंकि उसको वहाँ पे कैद करके रखा हुआ था, मतलब उसको नीचे नहीं आने देते थे, तो इसने क्या किया, ये कहती है कि मैं अपने बाल ना कभी नीचे नहीं लटकाऊंगी कि मैं नीचे उतर पाऊँ, मैं बस वहीं शांति से रहना चाहती हूँ, क्योंकि इसको बिल्कुल परेशान करने वाला कोई भी चीज़ जो इसको नहीं चाहिए थी यहाँ पे अमांडा को। तो पोएम क्या है आपकी, पोएम है आपकी अमांडा, एंड आपके जो राइटर हैं वो कौन है आपके, रॉबिन क्लीन। नेक्स्ट है आपका, स्टॉप दैट sulking at once अमांडा, you are always so moody अमांडा, anyone would think that I nagged at you अमांडा। स्पीकर कौन है यहाँ पे, स्पीकर फिर से हो गई आपकी यहाँ पे पोएट, है ना, या आप मदर कह सकते हैं।
हु इज़ बीइंग नेक्ड बाय एंड बाय होम इन द लाइन, कौन किसको परेशान कर रहा है, अमांडा को पोएट परेशान कर रही है। यहाँ पे पोएट तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मदर यूज़ की हो सकती हैं, या आप कह सकते हैं कि अगर आई यूज़ कर लिया यहाँ पे तो आई मतलब यहाँ पे पोएट के लिए आएगा फिर तो, है ना, यहाँ पे फिर इसके लिए इनकी इसकी मदर के लिए नहीं, इनके लिए आएगा। डू यू थिंक अमांडा इज़ मूडी, क्या आपको लगता है अमांडा जो है मूडी है? तो नो, अमांडा इज़ नॉट अ मूडी गर्ल एंड अ नॉर्मल गर्ल है। उसको क्या चाहिए, उसको बस शांति चाहिए, फ्रीडम चाहिए, और ये जो लगातार उसको परेशान करते रहते हैं ना, कॉन्स्टेंटली उससे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, बस वो चाहती है कि उससे वो ना किए जाए, है ना, बाकी उस नॉर्मल है बिल्कुल। पोयम है आपकी अमांडा एंड पोएट है आपकी रॉबिन क्लेन। तो यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट वाली पोएट्री है वो भी कंप्लीट हो जाती है। अगली जो हमारी पोयम है ये है हमारी द ट्रीज़, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें बस है तो ट्रीज़ नाम, बट एक्चुअल में ट्री का इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंस जो है वो जिसको दी गई है फ्रीडम के बारे में है ये स्टोरी, है ना। देखते हैं चलिए। The tree inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by this morning. By morning. पोएम और पोएट कौन है आपके, तो भाई देख लो, एड्रेलिन रिच ने इसको लिखा है ना, विमेन को बहुत सपोर्ट करती थी, बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। और पोएम का नाम क्या है आपका, सॉरी पोएम का नाम है यहाँ पे आपका द ट्रीज़। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डू द ट्रीज मूव आउट इनटू द फॉरेस्ट, तो पेड़ जो है वो कहाँ से जा रहे हैं जंगल में, तो जो ह्यूमन हाउसेज हैं, लोगों के घरों में जो पेड़ है ना वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दे वांट फ्रीडम, तो इसीलिए वो भी क्या कर रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वाई हैज़ द फॉरेस्ट बीन एम्प्टी ऑल दीज डेज, आजकल जंगल खाली क्यों हो गए हैं, तो जंगल खाली क्यों हो गए हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते जा रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो डिफॉरेस्टेशन है वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। तो फॉरेस्ट जो है वो खाली इसलिए हो गए हैं बिकॉज ट्रीज़ हैव बीन कट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द सिटीज़, पेड़ों को काट दिया जाता है, कहीं पर रेजिडेंशियल एरिया बनाना है, कहीं पे इंडस्ट्रीज़ लगानी है, तो लोग क्या करते हैं, पेड़ों को काट के तो ज़मीन को लेंगे ना, तो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कटिंग ऑफ ट्रीज़ है वहाँ पे करने लगते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू यू थिंक विल द फॉरेस्ट बी फुल ऑफ ट्रीज अगेन, तो आप कैसे समझ सकते हैं, आपको क्या लगता है कि फॉरेस्ट जो है फिर से पेड़ों से भरे हुए कब हो सकते हैं, भाई फॉरेस्ट कब बनेगा, जब उसमें बहुत सारे ट्रीज होंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो जो फॉरेस्ट है आपके उसके अंदर बहुत सारे पेड़ तब हो सकते हैं जब ह्यूमन जो है वो क्या करेंगे, वो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे नेचर के लिए। हम क्या करते हैं, हम नेचर से रिसोर्सेज तो लेते रहते हैं पर बदले में कुछ भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम जो भी नेचर से रिसोर्सेज ले रहे हैं उसके बदले में एटलीस्ट जितना हमसे हो सकता है हमें उतना करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एक्सट्रैक्ट, all night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor, the leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patient, half dazed moving to the clinic doors. What are the roots trying to do? अब roots क्या करती हैं, यहाँ पे जो roots हैं वो क्या करती हैं, जो फ्लोर है उसको ब्रेक करने की कोशिश करती हैं, उससे ब्रेक होकर उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। Why are the small twigs, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई आर द स्मॉल ट्विक्स स्टिफ, तो यहाँ पे जो ट्विक्स हैं, छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं इसकी ट्री की, वो इतनी ज़्यादा स्टिफ क्यों है, इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वो क्या कर रही हैं, वो ग्लास को स्ट्रेन करने की कोशिश कर रही हैं। स्ट्रेन का मतलब बहुत एफर्ट लगाना, बहुत मेहनत कर रही हैं उस ग्लास को तोड़ने के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द क्लिनिक डोर, इस स्टेटमेंट से पोएट का क्या मतलब है क्लिनिक डोर से, तो यहाँ पे जो पोएटस हैं उनका क्या मतलब है, द पोएटस मीन्स द ट्रीज आर सिक बिकॉज दे आर बींग सफोकेटेड एंड चॉक्ड इन क्रैम्प स्पेसेस ऑफ द वरांडा। तो यहाँ पे कह रही हैं कि जो पेड़ है ना वो बीमार है, यहाँ पे उनको कह रही इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो बीमार हैं, क्योंकि उनको जो है घरों में ऐसे बंद कर लिया गया, चॉक कर लिया गया बिल्कुल, है ना, छोटे से स्पेस में उनको कैद करने की कोशिश करती है। उनको हमें क्योर करने की ज़रूरत है, उनको दोबारा से हेल्दी बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसलिए वो उनको बोलते हैं कि जो क्लिनिक है, क्लिनिक के लिए यहाँ पे यूज़ किया है कि जो फॉरेस्ट है मतलब वो उनके लिए ओपन है, कभी भी आ सकते हैं वहाँ पे पेड़, तो यहाँ पे ये कहना चाहती हैं। नेक्स्ट आपका पोएम एंड पोएट कौन है, तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो पोएम है आपकी ट्रीज़, और यहाँ पे जो आपकी पोएटस है ना, ये तो फीमेल है, तो ट्रीज़ है, और इसकी जो पोएटस है वो कौन है, एड्रेलिन रिच है। नेक्स्ट है आपका, आई सिट इनसाइड डोर ओपन टू द वरांडा writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines, in a sky still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the room. तो यहाँ पे एड्रेलिन जो है वो क्या कहना चाह रही हैं, देखो तो यहाँ पे स्पीकर कौन है, स्पीकर है यहाँ पे पोएटस यानी कि एड्रेलिन रिच। वाई डज द पोएट नॉट मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, तो यहाँ पे जो पोएटस हैं मतलब वो क्या नहीं करती हैं, वो यहाँ पे जो फॉरेस्ट का डिपार्चर है उसको मेंशन नहीं करती हैं यहाँ पे, क्योंकि वो इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि वो बहुत परेशान है उस चीज़ को लेकर, मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, है ना, और लोग जो हैं वो इतना नुकसान करते हैं पेड़ों के साथ में, तो इसलिए वो यहाँ पे जो है बिल्कुल भी मेंशन नहीं करती हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर
हाउ डू द लीव एंड लाइकन टॉक टू ईच अदर, पत्तियाँ और जो लाइकन है आपका यहाँ पे वो कैसे बात करते हैं आपस में। द लीव एंड लाइकन टॉक टू ईच अदर थ्रू द स्मेल, तो खुशबू से जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, पोएम एंड पोएट, तो पोएम आपकी ट्रीज और आपकी जो पोएटेस हैं वो कौन है, एड्रेनलिन रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई हार्ट इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इन टू द नाइट, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak। अब क्या कहती हैं वो यहाँ पे, what are the whisper that the poetess can hear, तो वो किस फुसफुसाहट की आवाज़ जो है वो सुन सकती हैं यहाँ पे। the whispers that the poetess can hear are the sound made by the outgoing trees, तो वो उन पेड़ों की आवाज़ है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। what does the poet ask us to listen to, तो पोएटेस जो है वो हमें क्या कहती हैं, क्या सुनने के लिए कहती हैं, तो वो हमें कहती हैं द पोएटेस आस्क अस टू लिसन टू द साउंड ऑफ द ब्रेकिंग ग्लास, तो जो ग्लास टूट रहा है ना, जो ब्रेक कर रहा है ग्लास, उसकी आवाज़ सुनने के लिए हमसे कहती हैं। विच पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज़, यहाँ पे कौन सा जो है पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज़ किया है, तो यहाँ पे यूज़ किया है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम किसी ऐसी चीज़ को लिविंग क्वालिटी, मतलब हम किसी भी नॉन लिविंग को, है ना, या ऐसी स्टिल लाइफ की कोई भी चीज़ अगर हम उसको क्या करते हैं, उसको हम किसी ह्यूमन क्वालिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी चीज़ को ह्यूमन क्वालिटी से रिप्रेजेंट करना उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण जो है आपका। तो यहाँ पे ट्रीज़ जो है वो क्या है, यहाँ पे ट्रीज़ हैं आपके यहाँ पे पर्सोनिफाइड। ट्रीज़ को किसके साथ में कंपेयर किया, यहाँ पे विमेन के साथ में। जैसे विमेन को क्या करते हैं लोग, घरों में रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि पढ़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे जो पेड़ है वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उनको भी फ्रीडम चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट है पोएम एंड पोएट, तो पोएम आपकी फिर से ट्रीज़ एंड जो आपकी राइटर है वो कौन है, आपकी एड्रेनलिन रिच। तो यहाँ पे हमारी ये वाली पोएम खत्म होती है। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट पोएम फॉग, है ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका पहला एक्सट्रैक्ट यहाँ पे है, द फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट। अच्छा, ये तो एक ही एक्सट्रैक्ट है यहाँ पे, अच्छा कोई नहीं, यहाँ पे इसके एक्सट्रैक्ट यहाँ पे एक लाइन गलती से आ गई है शायद, है ना, 1-2 लाइन और देनी चाहिए, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। द फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट, ये दे रखा है बस। पोएम एंड पोएट, तो पोएम का क्या है आपकी, पोएम है आपकी फॉग, है ना, और जो पोएट हैं वो उसके कौन है, वो है कार्ल सैंडबर्ग। हाउ डज़ द फॉग कम, तो फॉग कैसे आता है, बिल्कुल कैट की तरह, जैसे कैट आती है ना बिल्कुल एकदम दबे पैर, किसी को पता भी नहीं चलता है, वैसे ही यहाँ पे जो है आपका फॉग आ जाता है, बहुत ही चुपचाप आएगा। यहाँ पे फॉग को कंपेयर किसके साथ में किया है, तो यहाँ पे फॉग को कैट के साथ में कंपेयर किया है। मीनिंग क्या है आपका, लिटिल कैट फीट का यहाँ पे, तो इसका मतलब है जैसे कैट आती है ना बिल्कुल चुपचाप, उसके पैरों की आवाज़ नहीं होती है, वैसे यहाँ पे जो फॉग है उसके आने के बारे में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट है आपका, इट सिट्स लुकिंग ओवर द हार्बर एंड सिटिंग ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। व्हाट डज इट रेफर टू, यहाँ पे इट किसके लिए यूज़ किया गया है, यहाँ पे इट फॉग के लिए यूज़ किया गया है। वेयर डज इट सेटल ओवर, कहाँ पे सेटल हो जाता है वो, तो पूरे शहर में ऐसे आ जाएगा ना, जैसे आपने कभी देखा है विंटर टाइम में अभी था, फॉग कितना था, दूर दूर तक आपको फॉग ही दिखाई पड़ता है ना, पूरे इसने पूरे एरिया को कवर कर लिया हो, वैसे ही। व्हाट इज इट कंपेयर टू, किसके साथ में कंपेयर किया है, तो कैट के साथ में कंपेयर किया है। पोएम एंड पोएट कौन है आपके, तो पोएम है आपकी फॉग, और जो पोएट है वो कौन है आपके, कार्ल सैंडबर्ग। तो यहाँ पे हमारा ये वाली पोएम भी कंप्लीट हो जाती है। अब हमारी जो नेक्स्ट पोएम होने वाली है ये है हमारी द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। कस्टर्ड इसमें एक ड्रैगन का नाम है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बेलिंदा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक कैट एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड लिटिल रेड विगॉन एंड अ रियली ट्रूअली लिटिल पेट ड्रैगन। पोएम और पोएट कौन है आपके, तो पोएम है आपकी द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन, है ना, और जो आपके इसमें पोएट है वो है आपके ऑगडेन नैश। नेक्स्ट है बेलिंदा कौन थी, तो बेलिंदा एक लेडी थी, लिटिल गर्ल आप कह सकते हैं, लिटिल गर्ल आप कहिए इसमें। हु वर, वेयर डिड बेलिंदा लिव, तो बेलिंदा कहाँ पे रहती थी, बेलिंदा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस, एक लिटिल वाइट हाउस में वो रहती थी। हु वर हर कंपेनियन, उसके फ्रेंड उसके साथी कौन थे, तो उसके पास 4 पेट होते हैं, 4 पेट थे ना उसके पास, एक ब्लैक कलर का किटन था, ग्रे कलर का माउस था, लिटिल येलो डॉग था और एक लिटिल रेड वेगॉन थी, और इसके साथ में उसके पास एक ड्रैगन भी था, है ना। नेम नाउ द नेक्स्ट आपका एक्सट्रैक्ट है, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लैंक and the little yellow dog was sharp as mustard but the dragon was coward and she called him custard। तो उसके पास 4 जो पेट थे सबके नाम थे, इंक, ब्लैंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड। व्हाट वर नेम ऑफ हर पेट, तो पेट के नाम देख लो, पेट के नाम क्या थे, किटन का नाम इंक, माउस का नाम ब्लैंक, डॉग का मस्टर्ड, ड्रैगन का कस्टर्ड। कितना बढ़िया राइमिंग है यहाँ पे। नेक्स्ट है हु वॉज द शार्पेस्ट ऑफ देम, सबसे ज़्यादा शार्पेस्ट कौन था इसमें, मस्टर्ड, जो डॉग था वो सबसे ज़्यादा शार्पेस्ट बताया गया है। डरा हुआ कौन था बेचारा, डरपोक कौन था, डरपोक कौन था आपका कस्टर्ड। कस्टर्ड क्या समझता था, कस्टर्ड को सब डरपोक समझते थे, है ना, कि कस्टर्ड कुछ भी नहीं कर सकता, हमेशा डरा हुआ रहता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। पोएम और पोएट कौन है आपके भाई, तो पोएम जो है आपके वो है आपकी पोएम द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन, और जो आपकी इसके राइटर हैं वो कौन है, ऑगडेन नैश। थर्ड एक्सट्रैक्ट है आपका
Custard the dragon had big sharp teeth and spike on the top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose and real you daggers on his toes. नेक्स्ट है आपका कस्टर्ड कौन था, तो कस्टर्ड एक ड्रैगन था बेलिंदा का, है ना, पेट ड्रैगन था. वॉट वर ऑन हिज टॉप, क्या था उसके बॉडी के ऊपर, क्या थे, स्पाइक, कांटे जैसे स्केल्स थे उसकी बॉडी पे. हाउ डिड हिज माउथ एंड नोज लुक लाइक, उसके माउथ और नोज को किसके साथ में कंपेयर किया है यहाँ पे, तो उसका जो मुंह था, है ना, उसको तो कंपेयर किया फायर प्लेस, इतनी आग मतलब निकलती है इस तरह से, है ना. और इसकी जो नोज़ है वो कैसे थी, वो चिमनी जैसे यहाँ पे उसकी नोज़ को बताया गया है. पोएम एंड पोएट फिर से आ गए हैं. तो पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एंड इट इज़ कंपोज्ड बाय ऑगडेन नैश. किसने कंपोज किया है इसको, ऑगडेन नैश ने किया. नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट. बेलिंदा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इन कैन ब्लैंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर. मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन द रेज बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. बेलिंदा जो है वो किस तरह की लड़की थी, बेलिंदा थी आपकी बैरल फुल ऑफ बियर. इसका मतलब क्या है ना, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बेलिंदा को जो है बोला गया कि मतलब वो बिल्कुल डरती नहीं थी, उसे कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई डर कुछ भी नहीं था. किटन जो था वो कौन था, किटन इंक था, और माउस जो था वो आपका ब्लिंक था. पूछ लिया यहाँ पे इंक और ब्लिंक कौन थे. मस्टर्ड कौन था, उसकी क्वालिटी क्या थी, तो भाई मस्टर्ड उसका डॉग था, जो पेट डॉग था उसका नाम मस्टर्ड था और वो बहुत ज़्यादा शार्पेस्ट था, बहुत ज़्यादा ब्रेव था. नेक्स्ट है पोएम एंड पोएट. तो पोएम टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एंड कंपोज्ड बाय ऑगडेन नैश. नेक्स्ट है आपका बेलिंदा tickled him as she tickled him unmerciful. Ink blink mustard they rudely called him Percival. They all sat laughing in a little red wagon at the Trualio cowardly dragon. बेलिंदा किसको टिकल करती है, तो बेलिंदा किसको टिकल करती है, ड्रैगन को करती है. नेक्स्ट है आपका व्हाट डिड अदर पेट्स कॉल हिम. दूसरे जो पेट थे उसको क्या कहते थे, वो उसको कहते कि बहुत डरपोक हो तुम तो, है ना. जो कस्टर्ड है उसको बहुत डरपोक कहा जाता था. व्हाई डिड दे लाफ एट हिम, क्यों हंसते थे उसकी तरफ, इसलिए हंसते थे क्योंकि उनको लगता था कि वो बहुत ज़्यादा डरपोक है. अच्छा मैंने इसमें एक आंसर गलत कर दिया आपको, ठीक है. यहाँ पे मान लो हाँ, जो सारे के सारे पेट थे ना उसको डरा, मतलब उसका मजाक बनाने के लिए उसको पर्सिवल बोलते थे. पर्सिवल मतलब समझते हैं, जैसे जो आपके योद्धा होते थे ना उनके लिए ये शब्द जो है वो, ठीक है. ये क्वेश्चन छूट गया था आपका. ये था आपका व्हाई डिड दे लाफ, व्हाट डिड अदर पेट्स कॉल हिम. तो दूसरे जो पेट थे उसको क्या बुलाते थे, पर्सिवल कहते थे. मतलब कि एक फ्रेंच नाम है ये, और इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई बहुत ब्रेव है उसके लिए आप कह सकते हैं इस तरह से. नेक्स्ट है आपका पोएम एंड पोएट, आपको पता लग गया. द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एंड कंपोज बाय ऑगडेन नैश. नेक्स्ट है आपका बेलिंदा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड विक which is giggling for a mouse. Ink and mustard rudely asked his age and custard cried for a nice safe cage. ऑन होम डिड बेलिंदा गिगल. तो बेलिंदा जो है वो किसका मजाक बना रही है यहाँ पे, वो मजाक बनाती है ड्रैगन का, है ना, क्योंकि वो ड्रैगन हमेशा क्या कहता रहता है कि मुझे एक सेफ केस दे दो जहाँ पे मैं आराम से रह सकूँ. हाउ डिड इंक एंड मस्टर्ड ट्रबल कस्टर्ड, कैसे परेशान करते हैं वो, इंक और जो मस्टर्ड है कस्टर्ड को कैसे परेशान करते हैं, उससे उसकी एज पूछते रहते हैं. व्हाट डिड कस्टर्ड क्राई फॉर, कस्टर्ड जो है वो हमेशा किस चीज़ के लिए कहता रहता है, वो बेचारा रोता रहता है किस चीज़ के लिए, नाइस सेफ प्लेस, कि मुझे एक सेफ प्लेस दे दो. पोएम एंड पोएट. पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एंड कंपोज्ड बाय ऑगडेन Nash. Next है suddenly they heard a nasty sound and mustard growled and they all looked around. Mew cried Ink and oh cried Belinda for there was a pirate climbing in the window. अब यहाँ पे दे किसके लिए यूज़ किया गया है, दे यूज़ किया गया है यहाँ पे जो बाकी के सारे पेट्स हैं ना और बेलिंडा उसके लिए यूज़ किया गया है. व्हाट दे हियर, क्या सुना उन्होंने एक अजीब सा साउंड सुना कि कोई जैसे आ रहा है अंदर. हाउ डिड दे रिएक्ट, कैसे रिएक्ट किया उन्होंने, भाई डर गए सारे. दे वर अफ्रेड. पोएम एंड पोएट. पोएम है आपकी द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एंड कंपोज बाय ऑगडेन नैश, है ना. अब ये क्वेश्चन मैं बार बार नहीं बोलूँगी, ये आपको याद हो गया होगा. नेक्स्ट है आपका pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. मतलब ही किसके लिए यूज़ किया गया यहाँ पे, ही यूज़ किया गया यहाँ पे उस पायरेट के लिए जो उनके घर में एंटर कर रहा था, है ना, एंटर कर रहा था. व्हाट डिड ही लुक लाइक, कैसा दिखता था, उसकी जो बियर्ड है वो ब्लैक थी, उसका एक पैर जो था वो लकड़ी का था, मतलब ही वॉज फिजिकली डिसेबल्ड और थोड़ा डरावना जो है वो लग रहा था. व्हाट वॉज हिज इंटेंशन, क्या इरादे थे उसके, तो ही डिड नॉट हैव गुड इंटेंशन. घर में कोई ऐसे चोरी से आएगा तो उसके इंटेंशन अच्छे थोड़ी ना होंगे, है ना, अच्छे इंटेंशन नहीं थे. नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बेलिंदा paled and she cried help help but mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically. Mouse hold. अब सारे जब वो आया घर में तो सारे लोग चिल्लाने लगे. बेलिंडा का चेहरा बिल्कुल पीला क्यों पड़ गया, क्योंकि जो बेलिंदा थी वो इसलिए पीली पड़ गई, उसका चेहरा इतना बिल्कुल ऐसे हो गया डरावना इन द सेंस कि मतलब डर की वजह से, है ना, डर की वजह से जो है बिल्कुल एकदम सैड हो जाना, कोई कुछ भी समझ में नहीं आना, क्योंकि पैरेट जो है वो अटैक कर रहा था उस पर. हाउ डिड मस्टर्ड रिएक्ट, मस्टर्ड ने क्या किया भैया, मस्टर्ड तो भाग गया वहाँ से, चिल्ला के वहाँ से जो है भाग गया, उसने ही हेल्प किया बेलिंदा को बिल्कुल भी.
व्हाट डिड इंक डू, इंक ने क्या किया, इंक उससे भी ज़्यादा डर गया, ठीक है, और वो चुपचाप अपने होल में जाके छिप गया। नेक्स्ट है आपका द पैरेट गेव्ड एट बेलिंदास ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैग ऑन, ही फायर्ड 2 बुलेट बट दे डिडंट हिट एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। अब पैरेट ने क्या किया, पैरेट ने पकड़ लिया किसको, बेलिंदा के ड्रैगन को, उसको मारने की कोशिश करी। व्हाट डिड ही ड्रिंक, क्या किया उसने अपने वेसल में जो वो ले रखा था थोड़ा सा, उस अपने पास, जैसे देखा ना आपने मूवीज़ वगैरह में, वो क्या करते हैं छोटा सा ऐसे कंटेनर सा रखते हैं अपने पास में, है ना, उसमें से उसने क्या किया, वाइन पिया। व्हाट डिड कस्टर्ड डू, कस्टर्ड ने क्या किया, कस्टर्ड तो बहुत ब्रेव निकला भाई, कस्टर्ड ने क्या किया, कस्टर्ड ने उसको गॉबल कर लिया, ऐसे पूरा का पूरा स्वैलो कर लिया, ठीक है, धीरे धीरे। नेक्स्ट है आपका पोएम एंड पोएट, आपको पता ही हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारी ये वाली पोएम कंप्लीट होती है, अब अगली वाली पोएट्री। अब ये हमारी लास्ट पोएम है, ठीक है, ये वाली जो है हमारी वो लास्ट पोएम है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर एनी ग्रेगोरी, चलिए। Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair, है ना। तो यहाँ पे कॉन्वर्सेशन है किस किस के बीच में, जो पोएट है या फिर आप कह सकते हैं कि लड़का और लड़की के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है। यहाँ पे देखो क्या है, स्पीकर कौन है स्टेंजा में, तो स्पीकर हैं आपके पोएट, वो किसको एड्रेस कर रहे हैं, एनी ग्रेगोरी को एड्रेस कर रहे हैं। वाई इज़ द यंग मैन इन डिस्पेयर, जो यंग मैन है वो इतना सैड क्यों है ना, इतना ज़्यादा डिस्पेयर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो यंग मैन है वो कौन है, वो एनी का लवर, जिस मैंने आपको बताया ना कि बातचीत हो रही है दोनों में, तो यहाँ पे एनी का पार्टनर है यहाँ पे जो ये है यंग मैन जो बात कर रहा है। और वो डिस्पेयर क्यों है, बिकॉज ही हैज़ सीन द वाइट हेयर ऑफ हिज बिलव्ड, तो उसने क्या किया, उसकी जो लवर थी उसके जो बाल हैं वो क्या हो गए हैं, अब सफ़ेद हो गए हैं, ठीक है। एक एज के बाद क्या होने लगता है, जैसे कोई यंग एज में तो बहुत ब्यूटीफुल सा है, लेकिन जैसे जैसे एज आगे बढ़ेगी तो वो जो ब्यूटी है थोड़ा थोड़ा कम होने लगती है ना। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पे उसने नोटिस कर लिया है, अपनी जो लवर थी, अपनी बिलव्ड जो थी, उसके जो हेयर है वो क्या हो गए हैं, वाइट हो गए हैं। विद व्हाट आर हर ईयर्स कंपेयर्ड, उसके जो ईयर्स हैं उनको किसके साथ में कंपेयर किया है, उसको कंपेयर किया है यहाँ पे रैम्पार्ट्स के साथ में। रैम्पार्ट समझते हैं, मतलब जैसे आपने देखा है कि कोई महल या कुछ भी है तो उसके चारों तरफ ऐसे दीवार बनाई जाती है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, तो उसके एयर को यहाँ पे इसके साथ में कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है आपका पोएम क्या है आपकी, तो पोएम आपकी फॉर एनी ग्रेगोरी, और किसने लिखा है, W.B. ईट्स ने इसको लिखा है। नेक्स्ट है But I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot, that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair। यहाँ पे स्पीकर कौन है, तो यहाँ पे स्पीकर कौन है, अपने आप में खुद एनी ग्रेगोरी बोल रही है यहाँ पे, ठीक है। What color would she give her hair, आप कैसा कलर कर लेगी अपने बालों में, तो कलर ब्राउन या ब्लैक कर लेगी या कैरेट कलर कर लेगी। Why is she ready to do so, ऐसा करने के लिए वो क्यों तैयार है, यहाँ पे इसका आंसर है she is ready to do so, ऐसा करने के लिए वो इसलिए रेडी है because her lover feels that man love her because of her golden hair, she wants to be loved for her inner beauty। तो वहाँ पे ये बताया गया है कि जो उसका जो पार्टनर है, उसका जो लवर है, उसको ऐसा लगता है कि मैन जो है वो उसको इसलिए पसंद करते हैं, फीमेल्स को इसलिए पसंद करते हैं, लेडी को इसलिए पसंद करते हैं कि उनके बाल जो है वो बहुत ब्यूटीफुल थे पहले, ठीक है, जब वो यंग एज में थी। लेकिन वो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, वो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि फिजिकल ब्यूटी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती है यहाँ पे, वो कहती है कि इनर ब्यूटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनर ब्यूटी तो कभी भी खत्म नहीं होती है, बट फिजिकल ब्यूटी जो है वो एक टाइम के बाद हमारी क्या होने लगती है, कम होने लगती है ना, फेड होने लगती है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पोएम और पोएट जो है आपकी, पोएम है आपकी एनी ग्रेगोरी, फॉर एनी ग्रेगोरी, एंड और कौन है इसकी पोएट, W.B. ईट्स। नेक्स्ट है आपका आई हियर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो यहाँ पे आई कौन है, यहाँ पे आई है यहाँ पे पोएट खुद बता रहे हैं यहाँ पे W.B. ईट्स। व्हाट डिड ही फाइंड यस्टर नाइट, पिछली रात उसने क्या देखा, क्या उनको मिला, क्या इन्फॉर्मेशन उनके पास आई, है ना, क्या उनको समझ में आया। तो वो कहते हैं यहाँ पे कि लास्ट नाइट उन्होंने एक आदमी था, है ना, बहुत रिलीजियस, उसने क्या कहा, उसने कहा कि सिर्फ भगवान ही है जो हमें हमारे लिए जो हमसे प्यार करते हैं, ठीक है, बिना किसी रीज़न के कि हम कितने सुंदर हैं, हम कितने ब्यूटीफुल हैं या हम नहीं है, हमारी नेचर कैसी है, सिर्फ भगवान ही है जो हमसे प्यार करते हैं बिना किसी रीज़न के। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज़ द पोएट कन्वे इन द लास्ट 3 लाइन, तो लास्ट की 3 लाइन्स में पोएट जो है वो क्या कन्वे करना चाहते हैं, इन वाली लाइन्स में वो क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स आर इनकैपेबल ऑफ सीइंग इनर ब्यूटी। तो ह्यूमन की नेचर जो है वो कैसी हो गई है, वो इनर ब्यूटी को देखना आजकल पसंद नहीं करते हैं, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। तो वो इनर ब्यूटी को क्या करते रहते हैं, अवॉइड करते रहते हैं, है ना, उसको ओवरलुक करते रहते हैं। दे लव समवन ओनली फॉर द एक्सटर्नल ब्यूटी, अगर कोई किसी को पसंद करता है तो ये ओनली अट्रैक्शन आप कह सकते हैं, है ना, लेकिन हर बार अट्रैक्शन नहीं है, मतलब एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, आप कैसे भी इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे वो एक्सटर्नल ब्यूटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन भगवान ही हैं जो क्या करते हैं, जो हमें हमारी इनर ब्यूटी के लिए पसंद करते हैं, चाहे हम कैसे भी हैं, दिखने में हम कैसे भी हैं, बट हमारी इनर ब्यूटी के लिए सिर्फ भगवान ही हमें
प्यार करते हैं, हमें पसंद करते हैं। नेक्स्ट है आपका नेम द पोएम एंड द पोएट। तो पोएट क्या हो गया, पोएट है आपके WB ईट्स, और यहाँ पे आपकी जो पोएम है वो है आपकी एनी ग्रेगोरी। ठीक है, तो मैंने एक ही वीडियो में सारे जितने भी आपकी पोइट्री थी मैंने उसको पूरा कंपाइल कर दिया है यहाँ पे, है ना। इसमें सारे एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन है, सिर्फ एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो एक्सट्रैक्ट के लिए सारी पोएम को एक बार रीड कर लेना, जो डी वर्ड्स हैं उनके मीनिंग एक बार देख लेना, क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम पूछ लिया जाता है कई बार। और पोएम का नाम, पोएट का नाम आपको याद होना चाहिए। अब मैं जो एक और वीडियो, मैं अब अगला जो वीडियो अपलोड करूँगी, अभी तो कल तो नहीं करूँगी, बट जैसे भी आगे टाइम मिलेगा करूँगी, तो उसमें मैं आपको राइमिंग स्कीम सिखा दूँगी सारी निकालना। ठीक है, छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। और एक में मैं आपको टोन बता दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को पूरा कंपाइल कर दिया गया है, इसको एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा। थैंक यू।